नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक लर्निंग डिसेबिलिटी की जिसका नाम है डिसकैलकुलिया। ठीक है, नाम से क्लियर पता चल रहा होगा। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे डिसकैलकुलिया। ठीक है, हिंदी में आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा डिसकैलकुलिया, या फिर इसको इस ढंग से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, गुणज वैकल्य या डिसकैलकुलिया। ठीक है, आइए देखिए, नाम से आपको पकड़ना है क्या होता है। ठीक है, जनरली जितने भी डिसेबिलिटी है ना, उसमें क्या होती है ना कि आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्फेजिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है। तो सबसे इजी क्या है कि देखिए, डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि ग्राफ ग्राफ आप प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, मतलब कि लिखने का काम हो रहा है। तो डिस्ग्राफिया जब भी होगा वो राइटिंग संबंधी डिसऑर्डर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तब तो इजी है, बन जाएगा। डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि कैलकुलिया क्या हो गया, कैलकुलिया किससे बना है, कैलकुलेशन से बना है। ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन से बना। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है कि आप गणित में कुछ भी, आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं वही कैलकुलेशन होता है। कि आप जो मैथमेटिकल आप कोई भी क्या कर रहे हैं, आप कोई भी कैलकुलेशन या फिर आप ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, गणितीय कार्य। तो क्या होता है डिसकैलकुलिया, क्या होता है। अब डिस मतलब क्या हो गया कि एक तरह से बीमारी, और कैलकुलिया मतलब हो गया कि कोई भी आप मैथमेटिकल कार्य कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑपरेशंस करने में अगर आप को अक्षमता हो रही है, आपको कठिनाई हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसकैलकुलिया। इसको बोलते हैं गणितीय क्रियाएं करने में अक्षमता। ठीक है, ये होता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है इनएबिलिटी टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, कि आप मैथमेटिक्स का कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब मैथमेटिक्स का कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या हो जाएगा। तो इसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। कि सबसे पहला क्या हुआ कि आप सिम्टम्स देखिए, कि सिम्टम्स में क्या होता है कि आप गणितीय जो लक्षण होते हैं, सॉरी, जो गणितीय चिन्ह होते हैं, ठीक है, या जो साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड का, या फिर और भी जो भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, आप क्या करते हैं उसको समझ नहीं पाते, या उसमें आप अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला जो लक्षण होगा, ठीक है, वो लक्षण क्या होगा कि आप गणितीय जो चिन्ह होते हैं, समझने में आपको परेशानी होगी। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे उसको, क्या करेंगे आप उसको, जब समझेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि आपको गणितीय जो भी कैलकुलेशन या ऑपरेशंस करने हैं वो नहीं समझ में आएगा, नहीं होगा। जोड़ के जगह घटाव कर देंगे, घटाव के जगह गुना कर देंगे, गुना के जगह जोड़ कर देंगे। तो ये सब चीजें आपको हो सकती हैं दिक्कत। ठीक है, चलिए, एक ये लक्षण हो गया। दूसरा क्या लक्षण होता है कि आप क्या करते हैं, जो आकार होती हैं, या जो साइज शेप फॉर्म होता है, या कुछ कलर होता है, आप क्या करते हैं उसके आधार पे वस्तुओं को न तो आप व्यवस्थित कर पाते हैं, न ही आप उसको कैटेगराइज कर पाते हैं, न ही उसको वर्गीकृत कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी वस्तु को उसके आकार, रूप
या फिर जो भी शेप होता है उसका, ठीक है, आकार, साइज, रूप, या फिर उसकी जो शेप होती है उसके आधार पे या उसके अनुसार उसे आप क्या कर नहीं पाते हैं, अरेंज या फिर उसको व्यवस्थित और क्लासिफाइड या फिर वर्गीकृत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है जिसके साथ डिस्कैलकुलिया की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो गिनती करने के समय क्या करेंगे, आप बहुत सारे देखते होइएगा, आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो गिनती करते रहेंगे 2 3 4 5 6। तो एक कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई काउंट करना है, जैसे आपको काउंट करने हैं कि 5 + 4 कितने हुए, तो वो क्या करेगा 5 9। तो इस ढंग से जो बताने की एबिलिटी है, ठीक है, वही किसके अंतर्गत आता है, वो डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत भी आता है। कि आप क्या करते हैं कि जब भी कोई भी आप गिनती करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप हर चीज़ फिंगर का ही यूज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिंगर का यूज कर रहे हैं। आपको 2 + 2 4 करने हैं तो भी आप क्या करेंगे 1 2 2 और फिर 1 2, कितने हो गए 1 2 3 4। अब ये करने की जो एबिलिटी है ये किस में आ जाती है, गणितीय जो समस्याएं हैं उसमें आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, चलिए लिख देते हैं, काउंटिंग करते वक्त, गिनती गिनते वक्त अंगुलियों का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है कि गणितीय जो रीजनिंग होती है, ठीक है, गणितीय तर्कना या जो नियम है समझने की अयोग्यता। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूं। आपसे अगर पूछा जाए कि एक बालक है जो 10 साल का है, लेकिन वो टाइम घड़ी को देख करके क्या कर रहा है, वो टाइम नहीं बता पा रहा है, तो ये किस लर्निंग डिसेबिलिटी में ये आएंगी। ठीक है, तो आप देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको पता चल जाएगा किस में आएंगी। क्या करते हैं कि जब भी देखते होइएगा कि घड़ी में क्या होती है कि आप वो देखते हैं कि कहाँ पे सुई है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कितना ऐड करना है। तो ये जो आप जब भी घड़ी देखते हैं तो क्या होते हैं, एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है, और क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाने की जो एबिलिटी होती है उसी की वजह से वो घड़ी देख करके समय नहीं बता पाएगा। ठीक है, आपको लिख देता हूं यहां पे, समय, घड़ी देख करके समय ना बता पाना। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से एक बार पूछा गया है। ठीक है, कि एक बालक है जो घड़ी देख करके और समय नहीं बता पा रहा है, मतलब कि दीवार घड़ी देख करके वो समय नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो उसके साथ कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, घड़ी को देखकर समय ना बता पाना। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। आइए इसके कारण जान लेते हैं, कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो कारण में आपकी, चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके कारण होते हैं जो उसके जन्म से पहले के कारण होते हैं। ठीक है, जन्म के समय के भी कुछ कारण होते हैं। ठीक, और साथ ही साथ क्या होते हैं, आनुवांशिक कारक होते हैं। अगर जन्म के बाद बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी
उसके साथ कोई हैरेसमेंट हो गया हो या किसी तरह का उसके ब्रेन में चोट लगी हो, ठीक है, या अगर किसी तरह का उसके ब्रेन के अगले पार्ट पर जोर पड़ा हो या चोट ही लगा हो, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं फ्रंटल जो ये लोब होता है या जो कह सकते हैं कि आगे का जो ब्रेन का हिस्सा होता है, अगर उसमें किसी तरह का चोट लगा होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कह सकते हैं कि जो डिस्कैलकुलिया होते हैं उसके होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो कारण क्या हो गया, एक तो जैसा आप पहले भी देखे हैं आनुवांशिक कारक हो गए, इसी में लीजिए जैविक कारक को भी। ठीक है, अगर किसी तरह का जैसे मैंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान अगर मां ने, जैसा मैंने बताया था क्या होगा, ड्रग्स, धूम्रपान, निकोटीन या फिर चिंता तनाव या फिर पोषण की कमी, इससे क्या होता है ना कि पोषण की कमी से क्या होता है कि जो एक एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का वो नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद का क्या कारण होता है कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क में चोट लगना, ठीक है, ये भी एक कारण होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में जो लर्निंग डिसेबिलिटी होता है जिसको क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, उसके होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं सोच रहा था कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, वैसे कभी सेशन लेकर के भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्मोकिंग को कैसे क्विट करेंगे। ठीक है, जनरली मेरे पास कुछ इस तरह के कॉल आते हैं कि सर आप एक ऐसा सेशन लीजिए जिसमें कि आप ये बताएं कि स्मोकिंग को कैसे क्विट किया जाए, कैसे स्मोकिंग को कम किया जाए, इवन बंद किया जाए। ठीक है, देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी दूसरी क्लासेस चल रही हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप चैन स्मोकर हो चुके हैं, एक दिन में आप एक पैकेट स्मोकिंग कर जाते हैं, तो सबसे पहला मेरा सलाह आपसे ये है कि आप अपने पास रिसोर्सेज ना रखें। कहने का मतलब है कि आप अपने पास डब्बा खरीद के ना रखें। कोशिश ये करें कि आपको जब भी तलब हो, जब भी इच्छा हो, तो आप बाहर जा कर के दुकान पे जा कर के खरीद के पी लें सिंगल पीस, लेकिन अपने पास डिब्बा न रखें। पहला यही आपको अप्लाई करना है, इसी से आपका आदत छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख रहे थे हम लोग, क्या बातें कर रहे थे कि कारण क्या है डिस्कैलकुलिया का, उसके बाद क्या होगा, चलिए अब बातें करते हैं हम लोग इसका प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, क्या क्या आपको उपचार देना है और किस तरह से ऐसे बच्चों को मैनेज करना है, ऐसे बच्चों को पढ़ने में आपको किस तरह से हेल्प करेंगे कि बच्चे क्या करें, वो चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए, पढ़ाई बेहतर ढंग से कर पाए। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैनेजमेंट प्लान लेकर के आ रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उपचार एवं प्रबंधन कैसे करेंगे, उपचार एवं प्रबंधन। ठीक है, चलिए देखिए पहला चीज तो ये है कि आपको क्या करना है, मल्टी सेंसरी निर्देश देने हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर में होंगे उसमें क्या होगा कि मल्टी सेंसरी आप ऐसी टीचिंग मेथड का अप्लाई करिए, उसको यूज में लाइए जिसमें कि आपके आंखें भी क्या करें, रिस्पॉन्ड करें, कान भी रिस्पॉन्ड करें, आप चीज़ों को टच करके छू करके भी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, आप में बहुत हद तक चीज़ों को समझने और सीखने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आप बेहतर ढंग से सीख पाते हैं।
अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है आपके क्लास में या कोई ऐसा बच्चा है आपके क्लास में जो सुन करके नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, या फिर जो देख करके नहीं समझ पा रहा है। तो जब आप मल्टी सेंसरी जो भी मॉडल है उसको आप यूज करते हैं तो क्या होता है कि आप बोलते भी हैं, प्रदर्शित भी कर रहे हैं, आप उसको दिखा भी रहे हैं। तो वैसे में अगर बच्चा अगर मान लीजिए सुनने में दिक्कत हो रही है तो देख करके सीख लेगा, जिसको देखने में दिक्कत हो रही है वो सुन करके सीख लेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मल्टी सेंसरी आपको क्या करना है, टेक्निक यूज करना है। ठीक है, का प्रयोग। दूसरा में आइए, दूसरा देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। दूसरा में क्या है कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए चार्ट या फिर रेखा चित्र का प्रयोग, ठीक है, चार्ट या रेखा चित्र का ज्यादा प्रयोग आपको करना है, ठीक है। बच्चे को आपको इस तरह से मोटिवेट करना है कि बच्चे चार्ट का ज़्यादा प्रयोग करें, रेखा चित्र का ज़्यादा प्रयोग करें, साथ ही साथ क्या करें, वो ग्राफ पेपर का यूज करें। ग्राफ पेपर के माध्यम से वो चीज़ों को सीखें, ठीक है। देखिए इंटरेस्टिंग बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे सीखेंगे भी, ठीक है। अगर उसमें गणितीय दिक्कत हो रही है तो आप उसको कुछ ऐसे टेक्निक, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट ला करके दीजिए जिससे कि काउंटिंग करना या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना उसके लिए क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, तो ऐसे कंडीशन में क्या करिए, कुछ ब्लॉक्स के माध्यम से आप उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या अन्य सामग्रियों से, ठीक है। ब्लॉक या अन्य सामग्रियों के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला भी कुछ देख लेते हैं, कुछ और टेक्निक आपको क्या अप्लाई करना है। आप क्या करिएगा कि सबसे पहली चीज कि बच्चे जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप बार बार एज ए टीचर आप क्या करिए, बार बार निरीक्षण करिए, ठीक है, निरीक्षण करना। साथ ही साथ क्या करना है, कार्यों को टुकड़ों में एवं इजी मतलब कि आसान से टफ कठिन ठीक है, आसान से कठिन की ओर पढ़ाना कि जो चीज़ें इजी हैं पहले वो चीज़ें बताएंगे, पहले उसको समझाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि आप सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं और बीच में एक दो स्टेप आप स्किप कर गए और फिर अगले स्टेप पे चले आए। जैसे हायर क्लासेज में क्या होते हैं कि अगर 5 स्टेप का सवाल है तो आप क्या करते हैं कि मैथ में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप आप गोल कर दिए। जैसे मान लीजिए कि फॉर्मूला लिखना था, आपको जब समझ में आ गया है तो आप फॉर्मूला गोल कर दिए। आप सेकेंड स्टेप पे आए, सेकेंड स्टेप बनाए, थर्ड स्टेप को आपने गोल कर दिया। आपको लगता है कि सेकेंड स्टेप के बाद डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे आप जा सकते हैं तो आप चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कैलकुलिया जैसी प्रॉब्लम है उसके साथ, तो आप क्या करेंगे, हर स्टेप को और उसको भी क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके आप क्या करेंगे, उसके सामने प्रेजेंट करेंगे और उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप जब भी कोई टेस्ट लेंगे, ठीक है, जब भी आप कोई क्या कर रहे हैं, आप मूल्यांकन के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए मूल्यांकन में अधिक समय देना, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी मानकीकृत, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आप मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए मानकीकृत परीक्षण क्या होता है। मानकीकृत परीक्षण ऐसा होता है
जो हर बच्चे के लिए क्या होता है, एक होता है, जो क्या होते हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं और वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग न हो करके वो हर बच्चे के लिए एक है। ठीक है, कि उसमें क्या है कि वो ऐसा टेस्ट है कि वो उस पर हर बच्चे देंगे, उसके लिए सेम क्वेश्चन होंगे, हर बच्चे के लिए सेम टाइम होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्स देना है वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। ठीक, क्वेश्चंस फिक्स होंगे, तो वो होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप इस तरह के लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, आप ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसे टेस्ट दें जिसमें कि वो बच्चा जिस वे में वो दे सकता है रिस्पॉन्स, जिस वे में वो आंसर दे सकता है, उसको उसी ढंग से आपको क्या करना है, टेस्ट लेना है। दूसरी चीज कि टेस्ट में क्या करना है, एप्रोप्रिएट टाइम देना है, ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे से अलग है। ठीक है, साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, उसको कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर को भी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, कैलकुलेटर की व्यवस्था उसके सीखने के लिए या फिर उसके एग्जाम के लिए, दोनों जगह। ये नहीं कि हाँ सीखने में दे रहे हैं लेकिन एग्जाम में नहीं दे रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है, आप दे सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप कुछ गणितीय खेल, ठीक है, जैसे गणितीय खेल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, गणितीय खेल क्या करिए आप, खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए। ठीक है, सुडोकू होता है और भी नंबर से रिलेटेड जो भी प्ले होता है, ब्लॉक से गेम खेलते हैं बच्चे, तो उस ढंग के खेल खेलने के लिए क्या करिए, आप उसको इंस्पायर्ड करिए, उसको मोटिवेटेड करिए। ठीक है, मोटिवेट करिए। साथ ही साथ क्या करना है आपको कि ऐसे बच्चे जो चूंकि सीखने में, गणितीय कार्य को करने में जिनको प्रॉब्लम होती हैं, उनके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा टफ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए कोशिश ये करना है कि जो सबसे सिंपल तरीका होता है उसी के साथ उसको क्या करना है, पढ़ाने की कोशिश करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है जिनके साथ गणितीय प्रॉब्लम होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको कोशिश करना है कि आप हर बच्चे को जो भी इस तरह के लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं, उनके साथ आपको पढ़ाने का एक तरीका ये भी ध्यान में रखना है कि आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बेहतर ढंग से पढ़ाएं, प्रदर्शन के माध्यम से, कोई भी चीज़ प्रदर्शित करके। ठीक है, कि आप मान लीजिए विभिन्न प्रकार के ये वस्तुएं हैं, विभिन्न साइज है, इसका विभिन्न तरह का इसका डायमेंशन है, और आप क्या करेंगे, उसको जब आप डेमोन्स्ट्रेट करके उसको सामने उसको रख के उसको बताएंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, वो सही से समझ पाएंगे। क्योंकि लक्षण में क्या था कि बच्चे रूप, आकार, ये सब को क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसको वर्गीकृत नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि इस ढंग से आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे चीज़ों को कि बच्चे उसको क्या करें, बेहतर ढंग से उसको अरेंज कर पाएँ, उसको व्यवस्थित कर पाएँ, उसको उसके सिमिलरिटी या फिर डिफरेंसेज के आधार पे उसको अलग अलग कर पाएँ, वर्गीकृत कर पाएँ। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से इजीली होता है। ठीक है, इसीलिए एक टीचर को पढ़ाते वक्त बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना होता है जिनके साथ डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, कुछ मैनेजमेंट के तरीके थे, ये सब क्या थे, आपको डिस्कैल्कुलिया के क्या लक्षण हैं, क्या उसका कारण होते हैं और क्या उसके उपचार होते हैं, उससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे बताया। इसमें प्रकार की बातें एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, वैसे इसके 3 तरह के प्रकार काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, वो अगर कह सके तो वो इम्पोर्टेंट हैं 3 तरह के प्रकार, जिसमें क्या होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक। ठीक है, और एक और होता है वो मैं मिस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो प्रकार से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस डिस्कैल्कुलिया में नहीं आते हैं। जनरली
आपके प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस डिसलेक्सिया में और डिस्ग्राफिया में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया दोनों में उसके प्रकार का भी विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, लगता है कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि इस प्रकार के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको समय पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।